भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे और आज चर्चा है वो ये है कि ओवैसी का बयान के ऊपर बयान है और उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का कहते हैं कि बिहार में ओवैसी ने बीजेपी की मदद करी और अब वो बंगाल में भी करेंगे। पहले ये बाइट सुन लेते हैं, बातचीत सुन लेते हैं उनकी, फिर आगे रुक करते हैं। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? कौन? ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज बोलते रहते हैं तो उन्होंने ये भी एक बाइट की। सांसद हैं, उन्नाव से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद जो उनका ओवैसी पर एक तंज है, ओवैसी से बीजेपी के चुनाव की मदद मिलती है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। नुपुर शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ आज रखेंगे। रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे। शादाब चौहान पीस पार्टी से हमारे साथ हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। नाजिया इलाही कोलकाता से हैं और एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं रिजू दत्ता जो कि हैं कोलकाता से मौजूद है हमारे साथ, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बंगाल की तरफ रुख है और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर हम लड़ रहे हैं बीजेपी से तो बाकी लोग हमारे साथ आ जाएं, लेकिन सबसे पहले तो ओवैसी का रुख जो है उसके ऊपर आपका क्या बयान है, ये जानना बड़ा रुख क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। अभी शायद हमारी ऑडियो उनके पास नहीं पहुंची, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा उनके पास पहुंचने की। लेकिन शादाब हमारे साथ जो कि मेरठ से जुड़े वो पीस पार्टी से हैं। शादाब, ये जो रुख है इस पे आपका क्या रुख है? जहां तक सवाल है बीजेपी के सांसद ने तंज कैसा? सवाल ये है कि साक्षी महाराज जी ने जो बयान दिया है कि भाजपा की मदद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, तो उन्हें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कैसे मदद करते हैं, क्या रिलेशन है, पूरी जानकारी दे देनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि साक्षी महाराज जी का तो हमेशा आपने देखा होगा कि उनके जितने बयानात हैं, कभी वो कहते हैं कि गोबर की किसी के जहन में गोबर भरा हुआ है, कभी कहते हैं कि हम लोग सबको कन्वर्ट कर देंगे। उनके बयानों में पूरी तरह से वो नफरत फैलाने की बात करते हैं। दूसरी आज साक्षी महाराज पे बात नहीं है, बात दरअसल बंगाल के, देखिए शादाब आज साक्षी महाराज पे डिबेट नहीं है। बात उन्होंने जो कही है वो बंगाल चुनाव पे, और बंगाल पे सारा फोकस केंद्रित है। मैं दूसरे पहलू पर आए, लेकिन एक ओवैसी फैक्टर भी बंगाल में बहुत डिस्कस हो रहा है और उस फैक्टर पे हम जाना चाहते हैं इससे पहले कि हम जो टीएमसी ने कहा है उस पर आए। प्रतीक जी, मैं ये स्पष्ट कर दे रहा हूं कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबको अनुमति है चुनाव लड़ने की। आखिर मुसलमान, ओबीसी, दलित किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ममता जी ने खरीद नहीं लिया है मुसलमानों को, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने हमको खरीद नहीं लिया है। 70 साल तक दूसरों को वोट देकर के देख लिया है। अगर कोई अपने लीडर को चुनने जा रहा है तो कौन सी समस्या है? आज हिंदुस्तान के अंदर रेड्डी समाज, निषाद समाज, राजभर, मौर्य, कश्यप सब समाजों ने नेतृत्व को पैदा किया है, तो अल्पसंख्यक समाज ओबीसी समाज को साथ लेकर अगर खड़ा हो रहा है, क्या समस्या? बिल्कुल नहीं समस्या है, लेकिन सवाल यह है कि जब ओवैसी साहब वहां जा रहे हैं और जब बिहार में वो लड़ रहे थे और वो 20 सीटों पे लड़े, और अगर हम कहें कि तीन जगह वो उनकी थी और एक स्ट्राइक रेट जो था उनका वो 86% माना गया, तो जब ये स्ट्राइक रेट है और वो बंगाल में जा रहे हैं तो तमाम सारी इक्वेशंस बन रही हैं। हम शादाब आपके पास आए, इससे पहले टीएमसी का जिनका नाम मैंने पहले लिया था, रिजू दत्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रिजू दत्ता, उन्होंने कहा कि जी बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बात कही जा रही है कि ओवैसी साहब बंगाल में चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उन्होंने हालांकि तंज कसा कि बिहार में मदद की थी और अब बंगाल में भी आ गए। देखिए प्रतीक जी, पहले तो गुड इवनिंग और गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। अब देखिए, ये जो ओवैसी जी हैं वो एआईएम के लीडर हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर बंगाल में तो वो पहले कभी आए नहीं है।
ना ही उनको बंगाल के मुसलमानों का दुख दर्द अच्छा भला कुछ भी आइडिया या कुछ भी नॉलेज है उनको। 2019 में यहाँ पर लोकसभा हुआ था, तब तो ओवैसी जी दिखे नहीं, और मैं लास्ट 2 महीने से हर नेशनल चैनल पे चीख के कहा हूँ कि ओवैसी एंड एआईएम इज बीजेपी बी टीम, पर तब मेरे पास प्रमाण नहीं था। आज खुद साक्षी महाराज ने प्रमाण दे दिया है, इतना बड़ा प्रसाद दिया उन्होंने कि बिहार इलेक्शंस में एआईएम ने बीजेपी की मदद की थी, और इसीलिए लेकिन आपके यहाँ कहा जा रहा है कि आप परेशानी का कारण ये है कि अब्बास सिद्दीकी से जब मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि अब ये मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। नहीं, देखिए एक चीज आपको मैं बताऊं प्रतीक जी, हमारे बंगाल के जो मुसलमान हैं ये बंगाल से प्यार करते हैं, और इनको बहुत अच्छे से पता है ये जो इलेक्शन है ये बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल की मुख्यमंत्री चुनने का इलेक्शन है, ये देश का इलेक्शन नहीं है। और उनको पता है कि अभी तो और भी क्लियर होगा। अगर नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो ओवैसी साहब के साथ चले गए तो वो बंगाल से प्रेम नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल शादाब साहब अभी कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा होता आया है, तमाम सारे पार्टियों ने धोखा किया है। तो अगर वो ओवैसी साहब के साथ चले जाएंगे तो यू आर सजेस्टिंग कि वो बंगाल प्रेम नहीं होगा। अगर वो ओवैसी के साथ, अगर मुस्लिम वोटर्स ओवैसी को सपोर्ट करेंगे, जो करेंगे नहीं वो कभी भी, पर अगर किए भी तो वो लोग उल्टा बीजेपी को वोट देंगे, जो बीजेपी एक धर्म के नाम पे उनके साथ इतना उन्होंने अन्याय किया है, ये सीधा बात है। जी शादाब कुछ कहना चाहते हैं? शादाब, मैं बिफोर आई गो टू कांग्रेस। जी शादाब, क्विक रिस्पांस। जी ऑफ कोर्स। टीएमसी के प्रवक्ता साहब से मेरा यह सवाल है कि आप कौन सा सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं कि अगर कोई पीस पार्टी को वोट दे देगा, टीएमसी को वोट नहीं देगा तो वो सेकुलर नहीं रह जाएगा? क्या वो बंगाली नहीं रह जाएगा? हम अपना नेता खुद चुनेंगे। दूसरी बात, आप लोग सरकार में हैं, क्या आप बताइए माइनॉरिटी बजट क्या 100% पहुंच गया? क्या बंगाल के मुसलमानों को, मुर्शिदाबाद और तमाम क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जो बुनियादी मुद्दे थे वो पूरे हो गए? अगर आपने शिक्षा और स्वास्थ्य दे दिया होता तो आज शायद किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग वहां जाएं या कोई भी दल जाए, कल को उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे तो सब तब भी कहा जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई वोट नहीं देगा तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा, और सपा, बसपा, कांग्रेस और टीएमसी को वोट नहीं देगा तो वो सेकुलर नहीं रहेगा। मैं दोनों के सर्टिफिकेट को नकारता हूं। देश के लोग नकारने जा रहे हैं, हम लोग मुद्दे की बुनियाद पर वोट देंगे। वी वांट टू चेंज। राइट। जी रिजू, जवाब दे दूं छोटा सा? हाँ बिल्कुल, जवाब छोटा से दीजिए, इसके बाद में रुक आगे करूं। हाँ, बीजेपी ये प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी ने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया है कि पूरा हिंदू धर्म का वही ठेकेदार है। वैसे ही एमआईएम ने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया कि मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म का वही ठेकेदार है। तो चलिए इन दोनों के खेल में टीएमसी कम से कम सेकुलर है। और मैं आप लोग को एक चीज इतना बता दूं कि मुसलमान जितना यहाँ पर सुरक्षित है, जितना यहाँ पर उनके लिए काम किया गया है, वो हर छोटे से बड़े तौर पे भी मुसलमान दीदी के साथ है, आपके दीदी के साथ है, नहीं? क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि मुसलमान ममता बनर्जी के वजह से सुरक्षित है? एहसान कर दिया आपने। देश का नागरिक नहीं है बंगाल का मुसलमान, ये बंगालियों का अपमान है, ये बंगालियों का अपमान कर रहे हैं आप, बंगालियों का अपमान कर रहे हैं, बंगाल के 27% मुसलमान का अपमान कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि किसी की बुनियाद पर है। हमने बाई चॉइस इंडियन है, वी आर बाई चॉइस इंडियन, हम बाई चॉइस इंडियन है। आप नहीं तय कर सकते हैं कि आप कौन किसकी बुनियाद पर है। क्या हम आपकी भीख पर है? क्या आपकी भीख पर जिंदा है बंगाल का मुसलमान? क्या आपकी भीख पर जिंदा है बंगाल का मुसलमान? बंगाल का मुसलमान पता है हमारे आप बंगालियों का अपमान कर रहे हैं। ममता बनर्जी सुपीरियर नहीं है, जनता ने चुना है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को एक मिनट शादाब की ऑडियो डाउन। हाँ रिजू, आपकी दिक्कत क्या है? ये आप क्या सेंटेंस पूरा करिए, आपकी दिक्कत क्या है? आप कह रहे थे मेरा दिक्कत यही है कि इन शादाब जी जैसे कुछ यहाँ के मुसलमान हैं जो यहाँ अपने ईमान को बेच दिए हैं, और बंगाल के जो मुसलमान है वो भारतीय भी है और बंगाल के भी है, और वो बंगाल की भले के लिए दीदी के साथ है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मैं शादाब आ रहा हूँ। बंगाल के भलाई के लिए वो दीदी के साथ है। नाजिया, मैं कभी भी इस तरह से नहीं देखता, और ना ही मैं डिबेट, तो मैंने बहुत अरसा हुआ, हालांकि मेरे पर भी इल्ज़ाम लग जाता है कभी कभी कि मैं डिबेट हिंदू मुसलमान कर देता हूं, लेकिन मेरी कोई मंशा नहीं है, ना ही मैं इस डिबेट को उस तरफ ले जाना चाहता हूं। ये बहुत वाजे कर देता हूं इस बात को, बहुत साफ कर देता हूं इस बात को, ना ही डिबेट को उस तरफ का उस रुख है।
और जो भी अगर दिमाग में कहीं से किसी ने कंसीव किया है कि डिबेट कहीं उस तरफ जाएगी तो निश्चित तौर से मैं उसको काट देता हूं। डिबेट उस तरफ है भी नहीं। लेकिन नाजिया इलाही, मैं आपको पहले देता हूं मौका, क्योंकि टीएमसी के जो प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कुछ बातें कही। नाजिया इलाही एडवोकेट हैं कोलकाता से। बिरजू साहब, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैं भी यहाँ पर मुसलमान बैठी हूँ और जमाने से पश्चिम बंगाल में रह रही हूँ। पश्चिम बंगाल की गलियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुसलमान कितने परेशान हैं और किस तरह से वो लोग झेल रहे हैं पिछले 10 सालों से, वो मैंने देखा है। आप जाकर के पोर्ट देखिए, आप जाकर के नादियाल देखिए, आप जाकर के राजा बाजार देखिए, बेलगछिया देखिए, बेगबगान देखिए, आपको समझ में आ रही है बात। आप जाकर के मोगरा हाट देखिए, जयनगर देखिए, मुसलमान खाने को तरस रहे हैं। ये बड़ा बड़ा किला फरहाद हकीम ने जो बना करके रखा है अपना और इतना पैसा लूट के रखा है, इससे सारे मुसलमान अमीर नहीं हो गए, सारे मुसलमानों की दशा अच्छी नहीं हो गई है। आप बैठे बैठे नेशनल टेलीविजन पर जो सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़ रहे हैं, सेक्युलरिज्म, और एक दिन का मुहर्रम का छुट्टी लेकर के मुसलमान क्या करेगा? गले में पहनेगा डायमंड का नेकलेस समझ करके? हम लोगों को एक दिन का मुहर्रम का छुट्टी नहीं चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए, हम लोगों को शिक्षा चाहिए। कौन सी बात आप कर रहे हैं यहाँ पर सेक्युलरिज्म का? मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? पठान हूँ मैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आपने मुसलमानों को देखा है अंदर जाकर के? मैंने रिजू मैं आपको देता हूँ। उसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई है। डिबेट को आगे ले जाऊंगा जी, डिबेट को आगे ले जाऊंगा जी। रिजू आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मेरा जवाब नाजिया जी और जितने भी यहाँ पर सो कॉल्ड प्रवक्ता बैठे हैं, जो यहाँ पर, मैं उनको सिर्फ एक चीज, मैं सिर्फ उनको सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूँ। उनका चिल्लाना खत्म हो जाए, फिर प्रतीक जी आप मेरे को टाइम दीजिएगा। नहीं नाजिया चिल्लाएंगे नहीं। गांव में जाकर के मुसलमान से मिले हैं। मैडम आप तो इतना गांव में घूमी है कि अभी आप बीजेपी के पास चले गए हैं। बिल्कुल, और बीजेपी और आप एक चीज आप खुद के अपने जमीन से पूछिए, क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान खुश है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मुसलमान खुश है? तो एक काम कीजिए ना, जो बीजेपी है ना, बीजेपी का असलियत मैं आपको समझाता हूँ। बीजेपी अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये जब पूरा देश को ले लेंगे ना, मैं नाजिया रोकना चाहूंगा। नाजिया मैं आपको रोकना चाहूंगा। नाजिया मैं आपको रोकता हूं, लेकिन रिजू आपने एक बात कही थी। नाजिया मैं आपको रोकना चाहता हूं। सैयद मैं बीजेपी की प्रवक्ता का भी स्वागत करता हूं। नुपुर जुड़ गई हैं। आपने एक बात कही थी, हालांकि मैं इस बात को, आपकी बात को दोहरा के बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा था कि अगर बंगाल का मुसलमान जो मौजूद है बंगाल में, वो वोट करेगा दीदी को, तो वो बंगाल की भलाई होगी। लेकिन अगर वो ओवैसी के साथ चला जाता है या कहीं और, तो वो फिर बंगाल का भलाई में नहीं है। ये सेंटेंस जो है, आप ये कहते हैं कि ओवैसी को आना नहीं चाहिए या उनका राइट नहीं है चुनाव लड़ने का, या वो आ नहीं सकते, या ये गलत है? हाँ जी, कोई भी इंसान आके चुनाव लड़ सकता है, वो किसी का पार्टी का भी हो। ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, इसमें हमको कोई बात प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत ये है कि जो बिहार इलेक्शंस में हुआ, वहां पर बीजेपी तो हार गई थी। अगर कांग्रेस और एमआईएम जाके ये अब मैं इसी डिबेट तो मैं यहीं पे लाना चाहता था। डिबेट एक्चुअली में यही है। डिबेट रिजू यही है। डिबेट हिंदू मुसलमान नहीं है। डिबेट यहाँ पे फंस रही है। डिबेट यहीं पे फंस रही है। और एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहता हूँ। जब आप ये कहते हैं नाउ आई एम ओपनिंग द डिबेट, मैं अब डिबेट ओपन करता हूँ। जब आप ये कहते हैं कि टीएमसी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को आ जाना चाहिए, तो बीजेपी कहते हैं कि आप अकेले हमसे सामना नहीं कर सकते क्या? अकेले आप हमारे साथ 1 to 1 नहीं कर सकते? पहला नहीं, ऑफ कोर्स आई विल गिव द चांस। पहले नूपुर शर्मा, देन कांग्रेस जी। नूपुर शर्मा, देखिए नमस्कार। इन्होंने अपनी बात में ही झोल कर लिया, अपने कोई जलेबी बता दिया, तो इसका जवाब मैं क्या दूंगी? सबसे पहले तो मेरी यही समझ नहीं आता कि कहती हैं कि भाई भाजपा भारी है, यानी अंदर आनी चाहिए बंगाल में, भारी पार्टी है। यहाँ की पार्टी नहीं है, बंगाली पार्टी नहीं है। वहीं पे शाहरुख खान को बुला लेती है। और प्रशांत किशोर का क्या लेन देन भैया बंगाल के अंदर से, कि आज वो जनाब डिसाइड कर रहे हैं कि आपके कद्दावर नेता कहाँ करेंगे, क्या कितने पानी में रहेंगे, किसको जवाबदेही होगी उनकी। शायद इसीलिए हर रोज हमारे को सुनाई पड़ता है कि आपके बड़े से बड़े नेता मंत्री पद से भी इस्तीफा दे के छोड़ के जाने को तैयार है, और अकेले नहीं 40-50 लोगों के साथ जाने को तैयार है। दूसरी बात मैं जरूर ये पूछना चाहूंगी कि मुझे ये समझ नहीं आता कि खुद तो आप कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन कोई अन्य दल चुनाव लड़ना चाहेगा तो आप कह देते हैं कि वो बाहर ही है। तो मुझे ये तो कायदे से बोल रही हूँ, ये इसमें नजर आता है कि जब भी कोई अन्य दल
जो टीएमसी ना हो कभी भी धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करे, खास करके भारतीय जनता पार्टी, तो वो वरना चलो रैली से ही मुझे याद है किस तरीके से डंडे बरसा रहे थे आप। अरे पब्लिक बसेस को ही नहीं छोड़ा, पुलिस वालों की तो फोटोग्राफ आई है कि डंडे लाठी बरसा रहे हैं, बसों को तोड़ रहे हैं, छत पे से खड़े होकर कलकत्ता पुलिस के आपके कर्मी बॉम्ब फेंक रहे हैं। ये किस तरीके का आपका लॉ एंड ऑर्डर हैंडल हुआ? क्योंकि साफ सी बात तो ये है कि करीबन 150 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने मौत के घाट उतारा है। और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई अक्यूज नहीं है और टीएमसी के नेताओं से उनका ताल्लुक नहीं है। उन अक्यूज सस्पिशियस क्रिमिनल्स का अब नाम भी बाहर आया है, उनके ऊपर दफाएं भी दर्ज हुई है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। मामले आप चाहे सुलटाने ना दें, प्रोसिक्यूशन को आप आगे बढ़ने ना दें, जांच पड़ताल को आप आगे बढ़ने ना दें, ये तो आपकी खैर आपने इस पे मास्टरी पा रखी है कि जब तक आपकी पार्टी में कोई रहेगा उसके ऊपर कोई केस नहीं लगा सकता, उसके ऊपर कोई आंच नहीं उठा सकता। राइट नूपुर, लेकिन मैं कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं, टीएमसी के पास आऊंगा। मैं राधिका आपके पास मुखातिब होना चाहता हूं। बीजेपी के खिलाफ हैं तो लेफ्ट कांग्रेस के साथ आए। स्वागत राय जो हैं टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आपको हमारे मोर्चे में शरीक हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले डिबेट जब हो रही थी तो वो मैं कोट कर देता हूं, उस डिबेट में ये बात कही गई। तो आप तो बंगाल में बोला कि साइन बोर्ड है, लेकिन आज आपको वो कह रहे हैं कि आप साथ आएं तभी आप लड़ाई माना जाएगा कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं और लड़ना चाहते हैं। ये मैं डिस्कस कर लूंगा, आप चांस दें। सबसे प्रतीक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। सबसे पहले तो प्रतीक जी सभी देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल और उत्तरायण की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब प्रतीक जी वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और लाख कितना छुपा लो बात जुबान पे आ ही जाती है। क्या तो बात जो एआईएमएम और बीजेपी का प्रेम है, अब इसे चाहे लव जिहाद का नाम ये देना चाहिए। नूपुर देंगी जवाब, नूपुर देंगी, थोड़ा लेट से आई थी, जरूर देंगी जवाब, नूपुर जवाब देंगी जी। अब क्या हमने बार बार देखा है, और इस बात की दाद देती हूं मैं भाजपा की, कि बहुत सटीक तरीके से वो देश को असली मुद्दों से भटकाने का बहुत बखूबी काम करती हैं। आज जब पूरा देश की नजरें गड़ी हुई हैं बॉर्डर पे और किसानों के मुद्दे पर, और इतनी बड़ी समस्या से देश जूझ रहा है, तो साक्षी महाराज जी इनके एमपी आते हैं और एक बयान देके चले जाते हैं, और सारी चीज वहां से घूम के इधर आ जाती है। और हमने हर बार देखा है, जब आप नौकरियों पे बात करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, क्या भाजपा ने किया उस पे बात करेंगे, तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इनके कोई ना कोई एमपी आके कुछ बोल देंगे। कल हमने देखा था वो प्रज्ञा ठाकुर जो है, वो फिर गोडसे की अच्छाई करी थी, वही प्रज्ञा ठाकुर जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ नहीं किया था। पता नहीं वो साक्षी महाराज के लिए क्या कहेंगे। अब बात करते हैं ओवैसी साहब की। भाजपा की जो बी टीम है, मैं तो कहूंगी कि ये भाजपाई तोता है एआईएमएम जो है, और ये बार बार हमने देखा है, जो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी हमेशा उनको उतार लेती है और एक स्क्रिप्ट देकर देती है। जब जब भाजपा को और मोदी साहब को नजर आता है कि वो हारने वाले हैं और सामने दिखाई देता है कि उनके पास किसानों की बात करने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो राधिका कैसे रोकेंगी? आप कहेंगी ओवैसी साहब का स्ट्राइक रेट देखिए, ओवैसी साहब यूपी में तैयारी कर रहे हैं, ओवैसी साहब का हैदराबाद में जो म्युनिसिपल चुनाव हो, चाहे उसमें लोकल बॉडीज चुनाव हो, उसमें उनका स्ट्राइक रेट देखिए। तो आप कैसे, महाराष्ट्र में देखिए, तो कैसे रोकेंगे आप? कह देंगे नहीं। प्रतीक जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी वोट धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, और कहीं ना कहीं असली मुद्दे से भटक जाती हैं चीजें, और इसलिए शायद आज हमारे देश के ये हालात है कि हमारे किसान सड़कों पर है, बॉर्डर पर है, और इतने किसानों की मौत होगी। लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया राधिका आपने, राधिका सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा टीएमसी ने कि अगर आपको लड़ना है बीजेपी से तो आप मैं आ रहा हूं ऊपर, लेकिन अगर आपको लड़ना है तो आप हमारे साथ आइए। इसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया अभी तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है, और बाकी इसमें आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो साफ सी बात है, ये पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। अगर कोई पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है, अब आप ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, मैं तो राजनीति बहुत अच्छी समझ नहीं पाता, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ओवैसी साहब से तो आप ये तवक्को रखती हैं, ये इम्कान रखती हैं उनसे, ये उनसे विश्वास करती हैं कि वो तो वोटों को बांट देते हैं, लेकिन जब आप ट्रायंगुलर फाइट्स में जा रही हैं तो फिर आप क्या कर रही हैं? आप भी तो टीएमसी को, या अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आप भी तो वही कर रही हैं काम। तो हाउ यू कैन से कि ओवैसी साहब आप मत जाइए, आप मत लड़िए, आप नहीं लड़ सकते। प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से
काम के ऊपर वोट मांगती है, क्या जरूरतें हैं उनके ऊपर वोट मांगती है, और क्या कांग्रेस ने किया उस पर। हम कभी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करते, हम कभी जाति और धर्म पर नहीं जाते। और सवाल ये होता है क्यों जहां जहां इनके एनडीए के पार्टनर है वहां पे ओवैसी साहब क्यों नहीं उतरते। आंध्र प्रदेश में क्या हो गया, क्यों वो जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ वहां पे चुनाव नहीं लड़े। जहां जहां एनडीए के पार्टियां हैं उधर ही आके चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां जहां इनको लगता है कि भाजपा की वोटें नहीं आएंगी, मुद्दे हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, बंगाल का किसान भी सवाल उठा रहा है कि क्यों ये 4 कानून आप वापस नहीं ले रहे। तो फिर, और आज भी हमने अभी शो शुरू होने से पहले प्रतीक जी ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि हमने देखा किस तरीके से देश के गृह मंत्री पतंग उड़ा रहे थे, उनकी पतंग की डोर कट भी गई थी और वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी थे। कोरोना काल चल रहा है और गुजरात के हालात अभी तो बहुत ठीक है नहीं, और अब तो बर्ड फ्लू भी आ गया है। ऐसे समय में क्या शोभा देता है कि देश के गृह मंत्री बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहे हैं और वो नूपुर शर्मा विल रिस्पॉन्ड नहीं बुलाया, नूपुर शर्मा विल रिस्पॉन्ड नाउ, सेशन नहीं कराया। मैं शांतनु आ रहा हूं आपके पास, शांतनु आ रहा हूं मैं, नाजिया मैं आ रहा हूं, नाजिया मैं आ रहा हूं, नाजिया मैं 2-3 बात साफ करना चाह रही हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आया जहां जहां हमारे पार्टनर हैं नहीं है, क्या बिहार में हमारे पार्टनर नहीं थे, मेरे समझ नहीं आया। हाँ, ये लव जिहाद ए टीम बी सी डी जेड तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में कागज के ऊपर तो सच्चाई ये है कि AIMIM के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। नवंबर 2012 में उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ किया था। अपने गरेबान में झांक के देख लीजिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहेंगी, आपको जवाब नहीं देंगी कि असल में तो अगर आप अखबार पढ़ लेते तो ये पता चलता कि जब ममता दीदी ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस हमारे पास आके हमारे साथ चुनाव लड़े, तो कांग्रेस ने पलटवार ये किया कि आप अपनी पार्टी को ही हमारे साथ जोड़ लीजिए, आप मर्ज हो जाइए, कोलिशन छोड़िए। खैर वो बात दूर की है, ये आपस में अपना झगड़ा निपटाएं, कौन किसको बैसाखी मानता है ये अपने आप समझाएं अपने दिमाग को। लेकिन आज मैं एक जरूर बात कहूंगी कि यहाँ तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति तो तभी साफ हो जाती है जब आपके पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि द कंट्रीज फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज इज विद माइनॉरिटीज। जब दंगे भड़कते हैं उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ एक कैंप में जाते हैं। जब दिल्ली में दंगे भड़क गए तो राहुल गांधी सिर्फ मस्जिद गए, मंदिर नहीं गए, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। और रही जातिवाद की बात, तो हाथरस की घास पे लेटते हुए कोरोना काल याद नहीं आया था, वहां की बहन दलित थी। लेकिन अमरती देवी जब दलित बहन को आइटम बोला गया था तो आपसे ये छू नहीं हुई कि आप कमलनाथ जी से जवाब मांग ले, उन्हें पार्टी से खिसकाए बाहर। तो ये असलियत है कांग्रेस पार्टी के, जितना कम बोलूं उतना अच्छा, नहीं तो पार्टी की पूरी डिबेट डिरेल हो जाएगी। राधिका डिरेल नहीं होगी, और आप बिल्कुल टू द पॉइंट और मुद्दे पे बोलेंगी। राधिका, मैं शांतनु इसके बाद आपके पास। मैं टू द पॉइंट सिर्फ नूपुर जी की बात का 30 सेकंड में जवाब दूंगी। नूपुर जी, जहां तक आपने इमरती देवी जी की बात करी तो राहुल गांधी जी ने स्वयं सामने आके एकदम कड़े शब्दों में ये कहा था कि हम इस बात की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी में ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं है। क्या मोदी जी के पास कितना दम है कि वो किसानों की मौत पे आके बोले? नहीं बोलेंगे। और मोदी जी स्वयं जब बोलते हैं, इस पार्टी के शीर्ष नेता बोलते हैं कि लड़की अगर अचार सड़कों पे बिकेगी तो जल्दी बिकेगा, तो क्या आप सोच सकते हैं? मैं उस पर जाना नहीं चाहती। और अब बात आती है कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ जाएगी किसके साथ नहीं जाएगी, वो हमारा निजी मामला है, वो हम तय कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए, साक्षी महाराज ने तो स्वयं आके कह दिया। आप लोग कहते हैं कि असीदुद्दीन ओवैसी आपके साथ नहीं है, आपके MP स्वयं आके कहते हैं कि उन्होंने हमारी मदद करी। क्या ये सच है या नहीं है? ये डिनाई करेंगी आप कि नहीं करेंगी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग क्यों देश से वोट अपने काम पे नाम पे क्यों नहीं मानते? आपने बड़े आसानी से कह दिया कि आपके प्रधानमंत्री, नूपुर जी जहां तक मैं जानती हूं आप भी इस देश का हिस्सा है, आप भी इस देश की वोटर है, आप तो स्टूडेंट लीडर रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो आपके भी थे, जैसे माननीय मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये बात बोलना कि आपके प्रधानमंत्री जी इतनी बड़े पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता को शोभा नहीं देता, इस बात को आप नूपुर जल्दी करिए, मैं शांतनु के पास जाऊंगा ब्रेक से पहले जी। चलिए, कांग्रेस ने इतने अरसे बाद मान तो लिया कि मोदी जी इनके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। रिजू मुझे लगता नहीं है, रिजू दत्ता बैठे हुए हैं। रिजू दत्ता, मैं डिबेट में शरीक कर रहा हूँ आपको, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कुछ मूड है आपकी तरफ, कांग्रेस का मूड नहीं लगता। एक चीज आपको पहले बोल दूं, ये एक सेकंड मैडम, मैं थोड़ा बोल, ऑफकोर्स नूपुर मैं आपसे जवाब ले लूंगा, नूपुर मैं जवाब लूंगा आपसे जी, मैं लेता हूं। मैं प्रतीक जी आपको सिर्फ इतना चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो हमारे माननीय MP सौगत राय सर ने जो चीज बोला है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम गठबंधन चाहते हैं कांग्रेस या CPM के साथ। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और CPM के आज के भी जो वोटर्स हैं उनकी हम सम्मान करते हैं, और उनसे सिर्फ इतना गुजारिश है कि आप साइन बोर्ड के लीजिए, वोट करके अपने वोट को नष्ट मत कीजिए, दीदी के साथ आइए और दीदी का हाथ को और मजबूत कीजिए, ताकि
ताकि हम ये बीजेपी जैसे देश के खिलाफ जो लोग हैं, जो इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, उनको कम से कम बंगाल बर्बाद करने से रोक सके। रिजू दत्ता, आप कांग्रेस को साइन बोर्ड कहेंगे, कांग्रेस को साइन बोर्ड करेंगे, फिर हमसे तवक्को रखेंगे कि बंगाल में तो है ही, बंगाल में साइन बोर्ड है जी, वो लोग वो साइन बोर्ड है। नहीं तो ये कैसा गठबंधन है? फिर ये कैसा गठबंधन है? आप कांग्रेस को कहें कि साइन बोर्ड है। हमने बोला उनके सपोर्टर को कि वोट वेस्ट ना करे, कहां गठबंधन का बात हुआ? आप कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देना यानी वेस्ट है बंगाल में, आप कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देना वेस्ट है। कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं उनसे हमारी गुजारिश है, आप कांग्रेस और सीपीएम को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। आप तृणमूल राधिका बहुत जल्दी से शार्प कमेंट शांतनु, राधिका बहुत शार्प कमेंट। देखिए, इन्होंने ही पहले कहा था कि कांग्रेस साथ आए, अब इनको हमारे वोटर चाहिए। मैं फिर ये बात बोलूंगी, कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि हमारा गठबंधन किसके साथ है। कोई और पार्टी अगर कांग्रेस के साथ मिलना चाहती है, आना चाहती है, तो कांग्रेस के द्वार हमेशा खुले रहते हैं सेक्युलर फोर्सेस के लिए, और जो ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ काम करे, जो देश को मजहब और जाति के नाम पे बांटने के खिलाफ काम करे, और जो डेवलपमेंट के नाम पे बात करे, उनके साथ। लेकिन ऐसी बातें बोलना, ये दिखता है कि आप तो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व तो है ना, आप क्यों अपने बात पे बात कर रही है? ये सब चीजें ना प्रतीक जी, मुझे समझ नहीं आता क्यों हम देश के असली मुद्दों से भटक रहे हैं। अगर दीदी के पास इतना उन्होंने किया है तो उस वोट मांगे, उनको वोट मिलेगी। डर क्या है टीएमसी को? राइट शांतनु गुप्ता, ब्रेक से पहले राइट ऑफ कोर्स शांतनु। प्रतीक जी, मुझे लगता है अगर मैं 2019 के वोट शेयर के आंकड़े देखूं तो मुझे लगता है हमारी डिबेट ही थोड़ी रिलेवेंट जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में करीब 84% वोट था, 43% टीएमसी के पास था और 40% बीजेपी के पास था। जो आईएनसी और सीपीआई है, कांग्रेस और सीपीआई, वो तो 5-6% की पार्टी है। अब देखिए, इन्होंने पिछले 70 साल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, करा किसी के लिए कुछ नहीं, तो स्पेस क्रिएट हुई है, ओवैसी उसमें आ रहे हैं, लेकिन वो भी इररिलेवेंट है। वोट शेयर ही नहीं है किसी के पास। यहाँ पे लड़ाई केवल बीजेपी टीएमसी की है, बाकी तो सब अब चुनाव हो रहा है तो लड़ना है तो मेरे ख्याल से डिबेट ही इररिलेवेंट है। कुछ आके 0.5%, 1% वोट कोई काट लेगा या ऐड कर देगा। डिबेट केवल बीजेपी टीएमसी की है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने। मैं आपके कैलकुलेशंस का जो, क्योंकि आपके पास आंकड़े वही हैं 2019 वाले, और मेरे पास भी जो कागज दिए गए वो उसमें भी वही हैं, लेकिन चुनाव इतना शार्प है, इतना नजदीक होने वाला है बंगाल का चुनाव इस बार। लोगों ने कहा कि ऐसा ना हो कि गुजरात का चुनाव देखने को या बिहार का चुनाव देखने को फिर से मिल जाए। इशारा बहुत साफ है। वह सबको सब मालूम है कि बंगाल में चुनाव इस बार कितना कांटे का है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आऊंगा, फिर आगाज करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर शुरू करेंगे। हमने जहां से डिबेट शुरू की थी, मैं एक बार फिर से वहीं पे जाना चाहूँगा। शादाब हमारे साथ मौजूद है। शादाब, आपने जब अपनी बात कही तो उन्होंने कहा कि आपको सभी पार्टियों ने लगभग मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अगर मोटे तौर पे अगर आपकी बात को हम रखें तो आपने यही कहा, लिहाजा आप उन्हें पहचान मिली और हमको चुनाव लड़ने का अख्तियार है। अगर हम चुनाव यूपी में भी लड़ेंगे, हम चुनाव बंगाल में जाते हैं, तो इसमें कोई ये कहे कि नहीं आप उनकी बी टीम है, ये बात गलत है। ये आपने कहा था और इसी बात पे आप अब बने हुए हैं। शादाब। देखिए प्रतीक जी, टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ लोगों ने ईमान बेच दिया है। जब तक हम कांग्रेस, सपा और टीएमसी को वोट करते रहे और हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से दूर रख के हमारी हालत दलितों से बदतर बना दी गई तो हम अच्छे थे। लेकिन हम अपने अधिकार की बात करने लगे, हम चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करने लगे तो खराब हो गए। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम लोग धर्म और जाति की बात नहीं करते और अफसोस होता है कि इन्हें लोग वोट दे देते हैं, पीस पार्टी को वोट दे देते हैं या असद भाई को कहीं वोट दे देते हैं। तो मुझे बताइए कि क्यों राहुल गांधी जी मंदिर पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे थे? क्यों उन्हें बताना पड़ा कि मैं जनेऊधारी हूं? अगर आप इतने सेक्युलर हैं तो मुझे बताइए कि क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी ये सब क्यों कह रहे हैं कि हम मूर्ति बनाएंगे? क्यों आप बात नहीं करते शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के, रोजगार के मुद्दे पर? जब हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा हम लोग खराब हैं, आप दूध के दुले हैं, टीएमसी, कांग्रेस, सपा दूध के दुले हैं, हमें यह बता दीजिए कि हमने आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, आपको केंद्र प्रदेश में सरकार का मौका दिया, क्यों आज भी भारत का मुसलमान दलितों से बदतर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है? शिक्षा के मैदान में, सरकारी नौकरी में देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, आईएएस आईपीएस देख लीजिए, 1.5%, 2%, जेलों में हम 29% हैं।
बंगाल में 27% मुसलमान है कि, और लेकिन पुलिस में देखेंगे तो पता चलेगा 8% भी नहीं है। हम शिक्षा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर के न्याय करें। हम लोग किसी पे कब्जा करना नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। जब तक हम आपके इशारे पर नाचते रहे तो मैंने आपकी बात सुनी। मैं कह दूं कि मैं टीएमसी को वोट दूंगा तो मैं अच्छा हूं। नहीं, आपका अख्तियार है, आप लड़े चुनाव, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप लड़े बिल्कुल। नूपुर शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आपने जो एक बात कही उसमें एक आंकड़ा कहा कि 29% जेलों में, इस आंकड़े को मैं चेक करवाऊंगा, बिल्कुल चेक कराना चाहूंगा। मैं अपने रिसर्च टीम से कहूंगा जरा इसको जरा चेक करें, क्योंकि ये बड़ा चौंकाने वाली बात आपने कह दी। बिल्कुल, टीएमसी के प्रवक्ता हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूं। जी देखिए, मैं शादाब जी को और सारे पैनलिस्ट को, प्रतीक जी आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो डिबेट चल रहा है, कि शांतनु के साथ मैं अग्री करता हूँ कि ये इलेक्शन टीएमसी वर्सेस बीजेपी का है, 100% है। और रहा बात, क्योंकि आप ये बड़ा सुविधाजनक मान लेते हैं, ये आप सुविधाजनक मानते हैं, इसलिए आपने शांतनु की बात को ले लिया। आपने शांतनु की बात इसलिए ले ली कि वो सुविधाजनक है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये इलेक्शन टीएमसी वर्सेस बीजेपी का है और इसमें और बाकी कोई पार्टी है नहीं। पर हमारे बंगाल में मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ अभी मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी में क्या है, अन्नदाता रोड पे है। बंगाल में फार्मर्स इनकम 3 गुना हो गया है 6 साल में। कृषि सम्मान जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो बंगाल को 6 बार मिल चुका है 6 साल में। यहाँ पर फ्री हेल्थ केयर है। बीजेपी का पीएम केयर में हजारों करोड़ रहने के बाद भी सिर्फ वेंटिलेटर का फोटो दिखा, क्योंकि वो इलेक्शन में वो फंड यूज होगा। और यहाँ पर 5 लाख फ्री इंश्योरेंस हर बंगाल के निवासी का है। कन्याश्री को यूएन से अवार्ड मिला, जो ममता बनर्जी का इनिशिएटिव है। वो उनका बीजेपी का स्लोगन क्या है, बेटी बचाओ। अब वो स्लोगन है कि चेतावनी है, ये तो दर्शक ही जान सकते हैं बीजेपी के स्टेट्स घूम के। रहा बात, मेरा सबसे अहम सवाल बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के सपोर्टर्स को, आपका दीदी के सामने कैंडिडेट कौन है आपका ममता बनर्जी के सामने? मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सवाल है, बाकी सब ये बताइए कि बंगाल में मुसलमानों का पर कैपिटा इनकम क्या है? ठीक है, मैं शादाब आपका सवाल ले लूंगा, सवाल आपका ले लूंगा, बिल्कुल आपका शादाब सवाल ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं, नूपुर को जवाब देना चाहती हैं। जी नूपुर बताइए। मेरे बहुत सारे सवाल हो गए, लेकिन मैं सबको लूंगी और मैं राधिका जी से ही शुरू करूंगी। राधिका जी, आपने बात कही किसानों की कि मोदी जी बोल नहीं रहे। खैर, मोदी जी तो खुद ही बात कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है। 25 दिसंबर को भी हुई, जब उन्होंने सम्मान निधि योजना का उसने डिक्लेरेशन किया था उन्होंने उस दिन। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्नाटका में जब आपकी सरकार थी, इससे पहले 3600 से अधिक किसानों ने आत्महत्या करी थी। किसने जवाबदेही दी? किसने उनसे पूछताछ करी? कौन कौन किससे मिलने गया? इसका जवाब दीजिएगा। रही साक्षी महाराज जी की बात की, देखिए उनकी बात समझे, उनकी बात गलत नहीं थी कि सबको चुनाव लड़ने का हक है। भाई, ये मौलिक अधिकार है, कहीं भी जाके आप चुनाव लड़िए, देश है, आप नागरिक है, तो आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि ये कहा भी जाता है कि हमारे लिए तो कोई भी कोशिश कर ले, जीतना भारतीय जनता पार्टी ने है। बाहर तो ये भी कहा जाता है कि बीजेपी का सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर तो खुद राहुल गांधी है, जहां चुनाव लड़ने वहां बीजेपी जीत जाती है। अब आऊंगी मैं जरा टीएमसी के जो कद्दावर नेता बैठे हैं, जिन्होंने पीस पार्टी के, मेरे ख्याल से पीस पार्टी के ही प्रवक्ता है, उनकी बात का जवाब नहीं दिया कि मुसलमानों के लिए आखिरकार आपने किया क्यों है। मैं आपको 2019 दिसंबर के कुछ आंकड़े देना चाहूंगी जनाब। आप तो ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जरूर दूंगी। परसेप्शन क्या है, असलियत क्या है? 22,000 करोड़ से अधिक माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले कुछ 6 सालों के अंदर खर्च किया। 3.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। और भूलिएगा नहीं, जैसे हमारी सरकार आई थी 2019 के अंदर, तो स्टेम एजुकेशन का सिस्टम भी वही लाए थे। मेन स्ट्रीम करने की पहल भी उन्होंने ही करी थी। वहां टीएमसी है। आप कितना भी कह लीजिए, 6 बारी, गिन के 6 बारी कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने दीदी को लताड़ दी है कि आप सिर्फ अपीजमेंट करती हैं। आपकी किस तरीके की नीतियां हैं? सुनिए, पहले आप मौलवी को स्टाइपेंड देंगे, जैसे चुनाव पास आएगा, जमीन खिसकती नजर आएगी तो 8000 ब्राह्मण याद आ जाएंगे। आप वो लोग हैं जो मुहर्रम बनने देंगे, लेकिन हनुमान जयंती पे रोक लगा देंगे। ये मैं नहीं करी, ये मैं नहीं करती। सरकार ने मैडम दिया है अवार्ड, 100 दिन का काम में नंबर 1 है। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है। में नंबर 1 है, आपने अवार्ड दिया है। सुन लीजिए शांतनु, सुन लीजिए, रिजु सुन लेते हैं, रिजु सुन लेंगे, नंबर 1 है, आपने अवार्ड रिजु सुन लेंगे पूरी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। रिजु सुन लीजिए। ठीक है, मैं सुन के फिर मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है, चलिए इनकी सुन लेते हैं।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वेस्ट बंगाल नंबर 28 में है। कितने प्रदेश है इंडिया के अंदर, गिन लीजिएगा। नंबर 28 पे है आप, सबसे लोएस्ट है, वन ऑफ द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब मैं आती हूँ कुछ हार्ड फैक्ट्स पे। आपकी पर कैपिटा इनकम 60,000 रुपए से ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं है। अगर मैं बेस एवरेज 15 साल पहले का लूं, वहीं पे गुजरात जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य क्षेत्र का गढ़ रहा है, 1.5 लाख रुपए प्रति पर्सन देता है। अब रही आपकी जीडीपी की बात, 5 या 6% के बीच में डोलता रहता है, उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। आगे आते हैं फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन के ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं तो वन ऑफ द लोएस्ट स्पेंडिंग जहां तक बजट का सवाल आता है ऑन सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ऑन ओबीसीज, एससी एसटी, सैनिटेशन, हाउसिंग, बंगाल प्रदेश में है 1% से भी कम। और मैं आपको वो चार्ट भी दिखाना चाहूंगी जिसको पढ़ के मैं ये सब बोल रही हूँ, क्योंकि सच्चाई जो है अखबारों में ये थिंक टैंक स्टडी करके देते हैं, ये मैं नहीं बना रही हूँ, मैं इसमें ही से ही पढ़ के दे रही हूँ। जहाँ आप ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ का आप कहीं पे भी आप कुछ सोचते नहीं है, बजट में स्पेंडिंग करते नहीं है, आयुष्मान भारत को आने नहीं देते। किसान की बात कर लेते हैं, आज तक आपने सूची नहीं दी कि केंद्र शासित तो जो भारत को लेकर मैडम इतना अगर आप बात बोल रहे हैं तो 100% पैसा दे दीजिए भारत। आपको स्टेट का 40% पैसा क्यों चाहिए? जब बंगाल स्टेट का 86,000 करोड़ रुपया जीएसटी आप लोगों ने नहीं दिया, क्यों चाहिए? दे दीजिए ना। पीएम केयर में तो इतना पैसा है, इंडिया का जीडीपी -23.9% है, तो थोड़ा इंडिया का जीडीपी में पैसा डाल दीजिए। डाल दीजिए। मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ अपना मैडम, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। 2.25 लाख करोड़ जीएसटी के द्वारा आवेदन किया है जुलाई 2020। अनएम्प्लॉयमेंट इस देश का 9.1% है, बंगाल का 6% है। नौकरी क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? नौकरी क्यों नहीं दिया? जीडीपी, इस देश का जीडीपी पाकिस्तान से नीचे चला गया है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? -23.9%। मोदी जी ने इस देश को पाकिस्तान के नीचे भेज दिया है। शर्म नहीं आता आप लोगों को? आप लोग का आज के डेट में, अच्छा आपका प्रतीक जी, आपका स्टूडियो कहाँ पर है? मुंबई में आज के डेट में पेट्रोल 91 रुपीज पर लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 91 रुपीज पर लीटर है। उसका ख्याल है आपको? क्रूड ऑयल का प्राइस कितना है? आलू प्याज एसेंशियल कमोडिटी से निकाल दिया। हम लोग, कुछ लोग आज भी खड़े हैं मैडम, जो हिंदुस्तान को अंबानीस्तान और अदानीस्तान होने से रोकेंगे। आप लोग कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ बोला। जी मैं आ गया। राधिका मैं आ रहा हूँ। राधिका जी, राधिका बिलो पॉवर्टी लाइन है। राधिका जी जी, डूबा होगा, आप उसको विकास कहेंगे? हम बंगाल को और बेचने नहीं देंगे। 50,000 रुपए जीएसटी का प्रतीक जी, राधिका जी, प्रतीक जी, चिल्लाना बंद कीजिए, आंकड़ों को बोलिए। हम आंकड़े अब मैं बोल लूं ना मैडम, आपके बीजेपी के लोग भाग जाएंगे मुंह छुपा कर। से लोग रहे हैं। जी आराम से, मुझे मालूम है टक्कर है। प्रतीक जी बहुत अच्छे से नूपुर जी ने कई सारी चीजें गिनवाई, लेकिन मैं एक ही चीज गिनवाऊंगी। इतने सारे आंकड़े मुझे गिनवाने की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके हर शो में ये आंकड़े गिनवा के जाती हूँ और बीजेपी के प्रवक्ता फिर भी उस पर होमवर्क करके नहीं आते हैं। किसान सम्मान योजना की ये बार बार बात करते हैं, उसका ढोल बजाते हैं, लेकिन उसकी ढोल की बोल खुद इनके आंकड़े खोल देते हैं। 88,000 करोड़ रुपीज हर साल किसानों को इस सरकार ने देने हैं। 14.64 करोड़ किसान है इस देश में जो खेती करते हैं, लेकिन 2018-19 में भाजपा सरकार ने सिर्फ 6,005 करोड़ रिलीज किए। 2019-20 में किसानों तक सिर्फ 49,196 करोड़ पहुंचे और 20-21 में अब तक सिर्फ 38,872 करोड़ पहुंचे। तो पता नहीं है कौन से किसानों के हित की बात करते हैं। और मैं फिर बोलूंगी, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी किसान की मौत पर शोक नहीं जताया है। अब बात करते हैं बंगाल की, वापस उस पर आते हैं। बंगाल की जनता, प्रतीक जी, नौकरी चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहती है, एजुकेशन चाहती है और अपने आने वाली जनरेशन का उज्जवल भविष्य चाहती है। यह वही प्रदेश है जहां से बड़े बड़े विद्वान और महापुरुष आए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो। ये प्रदेश ने इस देश को ऐसी विरासतें दी हैं और वो प्रदेश आज पहले 10 साल से टीएमसी के ध्रुवीकरण और नो डेवलपमेंट, सिर्फ लड़ाई कराने की और करप्शन और कम्युनल पॉलिटिक्स की जद में बिगड़ा है और अब उसी के अंदर बीजेपी कूदना चाहती है और उसी तरीके से बर्बाद करना चाहती है। बंगाल की जनता बहुत अच्छे से देख रही है 7 साल से भाजपा सेंटर में क्या करती आ रही है और आज देश के क्या हालात है वो भी बखूबी दिख रही है। बार बार ये बात करती है मोदी जी, इन्होंने
मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। मैं चिल्लाऊंगी तो आपसे ऊंचा बोलूंगी। सुनिए, आप लोग का पार्टी का कुछ भला हो जाएगा। मेरी पार्टी, टीएमसी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया हुआ है। ये मत बोलिए कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बीच में मत बोलिए, गुंडागर्दी यहाँ पे मत करिए। अब आती है बात, बार-बार टीएमसी बोल रही थी गुजरात के बारे में। गवर्नेंस का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जेरोक्स करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बड़ा। जैसे ही आंकड़ों की और डेवलपमेंट की बात होती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई और पार्टियों को, अरे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। अब बात आती है, नूपुर जी ने बोला गुजरात के बारे में, मोदी जी के गुजरात के बारे में। अरे मोदी जी मुख्यमंत्री जब थे, वो आज अपनी खुद की मुख्यमंत्री की कहीं भी बात नहीं मानते। क्यों नूपुर जी मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी जी की बात नहीं मानते? प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने कहे हुए शब्दों पे वापस क्यों जाना पड़ रहा है? तब तो उन्होंने लिखित तौर पे दे दिया था कि एमएसपी का लीगल चीज होनी चाहिए और लिखित में होनी चाहिए। आज वो अपनी बात क्यों नहीं मान रहे? तो आप गुजरात का एग्जाम्पल दे रही है, हर चीज दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही आंकड़े बताइए। बताइए कि आप लोग फेल हो गए। किस तरीके से आपने किसानों को मना कर दिया? जवाब आपसे लूंगा। शांतनु, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली, कितने आपने एम्स खोले? जी शांतनु, रिबन काटने का काम करा है। जी शांतनु। प्रतीक मैं फिर वापस आता हूँ, मैं अपने तर्क पर वापस आता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस सीपीएम जो भी पार्टी आती है वो नॉन प्लेयर है। ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है। मुद्दे केवल हैं कि किस तरह से दीदी ने पिछले 8-9 साल में जो सरकार चलाई है, उसका जो टॉप पॉइंट है वो कट मनी और चिट फंड की कैसे सरकार चलाई है। और ऐसा चल लगता है जैसे रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल अलग बन रहा है, जहां सेंट्रल की स्कीम नहीं चलती है, सीबीआई ऑपरेट नहीं कर सकती है, प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर का प्लेन उतरना होता है तब दिक्कत आती है, डीओपीटी अपने ऑफिसर्स को वापस नहीं बुला पड़ती, और जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो तो बाहरी हो जाते हैं, जो बांग्लादेशी आते हैं वो अंदरूनी हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है मुद्दे रहेंगे। और एंटी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आपको पता है कैसे टाटा भगाई थी, तब ममता जी आई थी, और इंडस्ट्री में रैंकिंग भी उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में 3.5 साल में 2 नंबर रैंकिंग में पहुंच गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। बंगाल अभी भी 9वें-10वें नंबर पे पड़ा है। तो ये 4-5 मुद्दे हैं, ये 4-5 मुद्दे हैं। 2019 में ही भाजपा 40% तब से अब तक बहुत पानी बह चुका है, तो अब तक बहुत कांटे की टक्कर है। कांग्रेस वगैरह मेरे ख्याल डिबेट के लिए ठीक है, लेकिन ये वो तो अब टोटली नॉन प्लेयर है, जैसे वो रिजु कुछ कह रहे थे, मैं ब्रेक पे जाऊं सर। प्रतीक जी, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये बहुत जो हमारे महिला प्रवक्ता इन्होंने बहुत आंकड़े दिए हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि टीएमसी का जो रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि मैं डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस और हेल्थ और एजुकेशन का बोलने जाऊंगा ना तो ऐसे 4 डिबेट लगेंगे खत्म होने। तो टीएमसी का जो रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का, आप लोग सारे जेरोक्स कर लीजिए और फिर एक डिबेट में उसको लेकर बैठेंगे। मैं ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो नुपुर से आगाज करूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नुपुर शर्मा के पास जाऊं बीजेपी, लेकिन कांग्रेस के पास पहले जाना चाहूंगा। ओवैसी साहब ने बंगाल के प्लान में कहा एक बात, और जब वो पिछले अभी कुछ दिन पहले बंगाल में थे और वहां उन्होंने अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात करी, तो उन्होंने एक बात कही, भारत की सियासत में मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत है। आज साक्षी महाराज ने जो बात कही है, उस पर जो तंज है, उस पर जो बात है, उससे पहले कांग्रेस का कमेंट, और उसके बाद मैं नुपुर आपके पास, फिर टीएमसी के पास, एंड देन नाजिया आपके पास। जी प्रतीक जी, हम तो शुरुआत से कहते आए हैं कि एआईएमएम और भाजपा ए और बी टीम है। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल साहब की पार्टी इनकी बी टीम है, और ये बार बार अब तो साबित होता जा रहा है। क्योंकि सोचने की बात है कि एक पार्टी जो तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं टोटल, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो वहां पे सिर्फ 9 सीटों पे चुनाव लड़ती है विधानसभा का, वो जाके पूरे देश में अब जाके चुनाव लड़ रही है। अरे उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? जो वो हेलीकॉप्टर से ओवैसी साहब घूमते हैं, उसका हिसाब कभी किसी ने पूछा? क्यों आज तक उनके ऊपर ईडी की रेड नहीं हुई? जो शामियाने लगते हैं लग्जूरियस वहां पे उनकी रैली पे, उनका खर्चा कहां से आ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। एक पार्टी, और यह बात यहाँ पे हो रही थी कि मुसलमानों की हित की बात करते हैं, ध्रुवीकरण के लिए बड़ी बड़ी भाषण और सब देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है 2012 में क्या हो गया था। ये तो सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है 2012 में। वैसे साहब आज थोड़ी ना राजनीति में, उनके वालिद, वो खुद, उनका भाई, तो सभी लोग चुनाव लड़ते रहे। देखिए प्रतीक जी, वक्त के साथ बहुत चीजें सामने आती है, और कभी कभी कुछ ऐसे चीजें या रिश्ते
गठबंधन भी होते हैं और बाद में पता चलता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो बाद में पता चलता है कि असलियत क्या है। नूपुर शर्मा ये अपने ऊपर ही तंज कस रही है क्या? क्योंकि बात तो यही हो गई, कमाल है भाई, ओवैसी जी की पार्टी बी टीम हमारी लेकिन दुलारी तुम्हारी, क्योंकि दो आपने जो बी टीम बताई, AIMIM और आम आदमी पार्टी, दोनों के साथ तो सरकार आपने ही बनाई है, भाजपा ने कभी नहीं बनाई। लेकिन रही बात, तो मैं कुछ आंकड़ों का जरा जवाब देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता है अपने आंकड़े कहाँ से लाती है, लेकिन 25 दिसंबर को ही 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि के सामने के तहत दिए गए हैं 9 करोड़ किसान भाइयों को। लेकिन वही मैं पूछना चाहती हूँ, हम क्या पानी पानी होंगे बहन? अपना रायता समेट लो। मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के पहले राहुल गांधी ने कहा था कि 20 दिन के अंदर हम के पूरा का पूरा कर्ज माफी कर देंगे। वहां 2.5 लाख रुपए के कर के बदले आपने 1.5 रुपए का चेक दिया था। यहां तक कि कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं रोक पाए। अपनी प्रेस वार्ता में कहते हैं कि ये जो किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करी है ये कमलनाथ की सरकार ने, इसकी वजह से मैं छोड़ के आया हूँ। अरे यहाँ तक कि गर्भवती महिला और बच्चों का जो न्यूट्रिशन का बजट था 150 कुछ करोड़ का, वो तक खा ली है कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जहां तक हमारा सवाल है, वही स्वामीनाथन जी जिन्होंने 1.5 गुना MSP की बात करी थी, वो हमने लागू करी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार में उन्होंने अपने ओपिनियन पीस में कहा था कि जितनी मोदी सरकार के अधीन MSP किसानों के पास पहुंची है, आज तक कभी नहीं पहुंची। सबसे ज्यादा MSP हमने दी। कांग्रेस का एक शार्प कमेंट, फिर TMC की तरफ बढ़ूंगा। शार्प कमेंट, वेरी शार्प कमेंट। नूपुर जी, पहले तो मैं बता दूं, शायद आप अपनी स्टडी ढंग से करके नहीं आती, क्योंकि ये सारे आंकड़े आप ही की मिनिस्ट्रीज ने और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वहीं से हम उतार के लाते हैं। आपको मैं वो लिंक्स प्रतीक जी के हवाले से भेज दूंगी। अच्छा हुआ आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया और आपने फिर किसानों का भी जिक्र किया, पर यह भी बता देती कि जब प्रधानमंत्री जी वहां पे जाके अपने मन की बात कर रहे थे और किसानों को भटकाने का काम कर रहे थे, तो इस बिल के आने के बाद वहां पे जो 269 सरकारी मंडियां थी, उसमें से आज 47 मंडियां पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। रही कैसे जो मंडियां चल रही हैं वो सिर्फ 50% पे काम कर रही है। क्यों? इतने अच्छे आपके बिल हैं, उनके बारे में फिर ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं मंडियों के? और फिर बात याद दिलाती हूं, 2017 में देश की संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने कहा था कि भारत सरकार किसानों की कर्ज माफी नहीं करेगी। मोदी सरकार चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों की, नीरव मोदी वहां बैठा है, माल्या वहां बैठा है, भगा दिए, कई लोगों के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसान भाई बहनों का कर्ज माफ करने से साफ तौर से मैं बंगाल की तरफ डिबेट बोल रहा हूँ। मेरे को जवाब देना होगा, सरकार ने क्या मेरे को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। नीरव मोदी के साथ तो पपिया झपिया आपके राहुल गांधी मार रहे थे ना इंपीरियल में। रही बात माल्या की, तो उनकी कर्ज माफी के इस्तेमाल करती है नूपुर जी, इतनी सभ्य महिला है, पपिया झपिया, ये शोभा देता है नेशनल टेलीविजन पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को बोलने में। शोभा देता है। बात होने दीजिए, मेरी बात अपनी थोड़ा लगाव दीजिए, थोड़ी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिए। एक महिला है आप, शोभा देता है, शोभा देता है नेशनल टेलीविजन पर ऐसी भाषा। आप मुझे याद दिलाएंगी जो अपनी पार्टी के कद्दावर नेता जब आइटम बोलते हैं, डेंटेड पेंटेड बोलते हैं, तब आप कुछ नहीं कहती। लड़कियां अगर अचार बेचेंगी तो जल्दी बिकेगा। 50 करोड़ की गवर्नमेंट, हिम्मत है मोदी जी से सवाल करने के लिए, हिम्मत है मोदी जी से सवाल करने के लिए। मेरे साथ सवाल उठाने की जगह अपने मोदी जी से सवाल करिए कि क्यों महिलाओं के साथ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्यों आप लोगों ने एक छोटी सी लड़की पर स्पाइक किया था। मोदी जी ने और शाह साहब ने छोटी सी बेटी पे नीचे स्पाइक क्यों? मुझे मालूम है शांतनु गुप्ता जी, मुझे मालूम है मुझे मालूम है शांतनु गुप्ता, आपको जाना है। मुझे निश्चित तौर से मैं नाजिया, मैं आपके भी पास आना चाहता हूँ, लेकिन मैं TMC के ऑफकोर्स मैं दोनों को शांत करना चाहता हूँ। बंगाल चुनाव है, मैं बंगाल के चुनाव पे फिर वापस मोड़ता हूँ। और आज एक बयान है कैलाश विजयवर्गीय जी का, जो वहीं पे मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि 41 विधायक हमारे संपर्क में, अगर उनको मैं ले आऊं, मैं आ रहा हूं शांतनु को वेरी शार्प कमेंट लेके मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, तो सरकार गिर जाएगी और मुश्किल में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका प्रबंधन, जब आप जिस पे बात कर रहे हैं, काम पर बात कर रहे हैं, तमाम सारे अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टी की स्थिति तो ये है कि हर आदमी जाना चाहता है, बीजेपी की तरफ जाना चाहता है। आप ये भी खुद कह रहे हैं कि अगर मेरी टक्कर हो रही है तो बीजेपी से ही हो रही है टक्कर, तो यही कारण तो नहीं है? मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ प्रतीक जी, 1986 में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का।
किसी को आज उनके टीम में कितने प्लेयर थे याद है? किसी को याद नहीं है। पर आज के डेट में भी एक इंसान का नाम हर कोई जानता है, उसका नाम है डिएगो माराडोना, और उस मैच में उसने गोल भी नहीं किया था। तो हमारे टीम में जब तक दीदी है, कौन आए कौन जाए क्या फर्क पड़ता है? हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा एक ही कैंडिडेट है, ममता बनर्जी, और वोट होगा तो ममता बनर्जी के नाम पे, क्योंकि ममता बनर्जी एक कैंडिडेट सिर्फ नहीं है, वो एक सोच है, और बंगाल के लोगों के दिल में बसी एक भावना है। तो उनको कोई नहीं हरा सकता। जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो करना है कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि हमारे पास एक ही स्ट्राइकर है। जब आपने फुटबॉल की बात कही तो मैंने भी कह दिया, स्ट्राइकर है और उनका नाम है ममता बनर्जी, और वो सोच है जिसका जो करना है कर ले। जी, आपका स्टेटमेंट मैंने लिया। शांतनु ऑफ कोर्स शांतनु। मैं बिल्कुल इसी बात पे कहना चाह रहा था कि जो पूरी पार्टी है वो ममता बनर्जी एक सोच है उस पर टिकी, और वो सोच है क्या? वो सोच है जो बिल्कुल सीपीएम की सोच थी, जो लेफ्ट की सोच थी, जिनको उन्होंने हटाया कि अगर कोई भी पॉलिटिकल विरोध आए तो उसको पॉलिटिकली मत मारो, उसको जान से ही मार दो। ये पहली ममता बनर्जी की सोच है। दूसरी सोच है जो लेफ्ट ने रखा कि सोशलिज्म का बिल्कुल रखो और कोई भी इंडस्ट्री मत आने दो। ये दूसरी ममता बनर्जी की सोच है कि इंडस्ट्री को मत आने दो, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक इतनी लो है। तीसरी जो ममता बनर्जी की सोच है जो बिल्कुल लेफ्ट की सोच है, तीनों में बोलने तो दीजिए। देखिए आपने बोला यहाँ पे गुंडागर्दी फैलाएंगे तो भी हम लोग लेखक लोग हैं, हम नहीं बोल पाएंगे प्रतीक जी, है ना। ये बंगाल की गुंडागर्दी भाजपा वाले झेल रहे हैं, हम लोग यहाँ दिल्ली पे बैठे हम तो लेखक लोग हैं। अपनी बात सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ। तीसरी जो ममता बनर्जी की सोच है वो भी लेफ्ट की सोच है कि जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आएगा वो तो मेरा अंदरूनी है, लेकिन अगर अमित शाह आ जाते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं तो वो बाहर ही है। ये तीनों सोचों को, जो लेफ्ट की तीनों सोचें थी, अब इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अब जनता जाग गई है, अब चैनल आ गए हैं, अब सोशल मीडिया आ गया, तो अब जो पहले जैसे लेफ्ट ने या ममता जी ने पहले राजनीति कर ली, अब उनके लिए आसान नहीं होगी। 2019 में उन्होंने देख भी लिया है, शक भी लिया है। मेरे ख्याल से तो तैयारी भाजपा की पूरी है। मुझे लगता है कि टक्कर काफी कांटे। थैंक यू। मैं नाजिया को देता हूँ, टीएमसी से मैं जवाब ले लूंगा। नाजिया बहुत कम बोली पूरी डिबेट में। मैं ऑफ कोर्स राधिका, नाजिया मैं माफी मांगना चाहता हूँ नाजिया, मैं आपके पास नहीं आ पाया। जी नाजिया। कोई बात नहीं है प्रतीक जी। सबसे पहले टीएमसी वाले जो स्पीकर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह है, जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने काम किया है, तो आप कांग्रेस वाले को अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट वाले को अप्रोच कर रहे हैं। आपने तो काम किया है तो वोटर्स आपको वोट देंगे, लेकिन ये डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने चिटिंगबाजी की है, शारदा नारदा जैसा काम किया है। इनको पता है कि इनके जो कार्यकर्ता है, इनका हाथ खून से रंगा हुआ है। सेकंड थिंग इसमें बोलूंगी कि ये जो जितने भी इनके एमपीज मिनिस्टर्स जो सबके सब भाजपा में चले आ रहे हैं, इसकी वजह एक ही है और वो है भाईपो अभिषेक बैनर्जी। आप मुझे बताएं कि मेरा पैदा किया हुआ बच्चा अगर आपको इंसल्ट करेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपको कितना खराब लगेगा। तो जिन जिन नेताओं ने 30-30 साल दिया तृणमूल कांग्रेस को बनाने के लिए, जिन जिन लीडर्स ने अपने खून पसीना पैसा सब कुछ बहा दिया तृणमूल कांग्रेस को बनाने के लिए, दीदी को सीएम बनाने के लिए, आज भाईपो उनको बेइज्जत करता है, आज भाईपो उनसे तोला उठवाता है, आज भाईपो उनसे गोरू तस्करी करवाता है, आज भाईपो उनसे बालू तस्करी करवाता है, बालू चोरी करवाता है। आप सोचिए कि नाजिया जो भी कहेंगी आप, नहीं देखिए नाजिया मैं आपको एक जगह रोकना चाहूंगा। मैं रोकता नहीं हूँ, मैं रोकता नहीं हूँ डिबेट में नहीं रोकता हूँ। मेरी डिबेट का एक उसूल है और वो मैंने हमेशा जीवन भर पालन किया, और वो उसूल ये कि आप कुछ भी बोलें, मैं ऐसा नहीं होने देता, लेकिन आप बोले तो इसके पीछे कोई तर्क जरूर होना चाहिए, लॉजिक, और लॉजिक के साथ आपके पास प्रूफ जरूर होना चाहिए। जब आप कहें तो प्रूफ जरूर होना चाहिए। आप तो एडवोकेट हैं, प्रूफ जरूर होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू हैव प्रूफ, देन यू स्पीक ऑन नेशनल मीडिया, रोजवैली नहीं हुआ, ये सारी चीजें तो हुई ना। ऑफ कोर्स आप बोलिए तो क्लियर करके बोलिए। लॉकडाउन के वक्त में मुसलमान लोगों ने लाइव पे आकर के ममता बनर्जी को गाली दिया क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था। आप आमफन के पैसे के बारे में सोचिए कि मोदी जी ने आमफन का पैसा दिया और जो गरीब, जो नीडी थे, जो जरूरतमंद थे, उनको आमफन का पैसा पहुंचा नहीं। आप उलबेरिया बागनान में जाकर के देखिए, मिदनीपुर के अंदर जाकर के देखिए कि जो टीएमसी के जो लीडर्स थे, उनके घर में जिनमें एसी नहीं था उनको एसी लग गया, जिनका घर पक्के का था उनका घर मार्बल का हो गया, लेकिन जो जरूरतमंद थे, जिनका घर डूब गया, जिनका घर बह गया, उनको पैसा नहीं मिला। दूसरी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एम्प्लॉयमेंट की, जितनी भी सरकारी नौकरी है वो लीडर्स के फैमिली वालों को ही मिलती है। हम अगर कैपेबल भी है तो हमको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं किसी नेता की, किसी काउंसलर की, किसी एमएलए की अगर मैं रिश्तेदार, मेरे को मिल जाएगी। थर्ड एक थिंग है
कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज टीएमसी वालों को भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है। आज टीएमसी वालों को बोलना पड़ रहा है कि कांग्रेस वाले वोट बचाओ और मेरे पास आ जाओ, सीपीएम वाले वोट बचाओ और मेरे पास आ जाओ। जी, ऑफ कोर्स, रिजू, नाउ रिजू will respond. Ritu will respond and then Shadab. Ritu and then Shadab, of course. Ritu and then Shadab. अब हम नाजिया सुनेंगे, जवाब सुनेंगे। नाजिया, आप अच्छी डिबेट कर रही हैं, बहुत संयत रही हैं आज, बहुत संयत रही हैं। आप रिजू का सवाल जवाब। मैं प्रतीक जी, पहला चीज जो बोलना चाहता हूँ, आपका ये जो चैनल है ये एक नेशनल चैनल है। यहाँ पर मैं हूँ, राधिका जी हैं, नूपुर जी हैं, जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर नाजिया जी भी है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ठीक है, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। बट जब आप एक सिटिंग एमपी के बारे में कुछ अपशब्द कहते हैं, उसके पीछे अगर आपके पास वो आंकड़े ना हो या प्रमाण पत्र ना हो, तो ये आपके लिए गलत है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग जैसे लोग हैं, तो नेशनल चैनल से आपको बुलाया जाता है कि ताकि नेशनल चैनल को सीरियस डिबेट में दो एक संग चाहिए होता है, जिनके लिए थोड़ा सा मैटर लाइट हो जाए। तो आपको चिल्लाना है, आप चिल्ला सकते हैं, उसमें थोड़ा लोग देख के हंसते हैं, वो अच्छी बात है, बट आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। मैं दोनों को रोकता, मैं दोनों की ऑडियो डाउन करता हूं, मैं दोनों की ऑडियो डाउन करता हूं। नाजिया, ऑडियो डाउन है, होता होगा, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है रिजू आपको ज्यादा मालूम हो डिबेट के बारे में। मुझे सिर्फ 24 बरस हुए हैं इस टेलीविजन में, और मुझे डिबेट करते हुए 16-17 बरस हुए हैं। लेकिन मैं जिसको डिबेट पे बुलाता हूं उसको बहुत सम्मान और इंटीग्रिटी के साथ बुलाता हूं। उसका एक सम्मान है, नाजिया का एक सम्मान है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बुलाता हूं कि उनकी एक साउंड बाइट, वो इसलिए बुलाता हूं कि वो कोलकाता में है और वो वहां पे एडवोकेट हैं, और अगर वो किसी गली मोहल्ले की आवाज उठाती हैं तो मेरा प्रोग्राम गली मोहल्ले और माइक्रो लेवल तक जाता है, और मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं। और इसीलिए 2020 के फरवरी के बाद मैं वहीं होऊंगा। डिबेट जो होती है मेरी स्टूडियो में नहीं होती। मैं आपका भी सम्मान करता हूं, अगर जो बात कहे गलत है तो मैं गलत कहूंगा। वक्त आज सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।